हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे इसे दोबारा कभी मत बुलाना पाकिस्तान। जी हां, जाकिर नाइक के बयानों से तंग आ गया पूरा पाकिस्तान। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया ये भगौड़ा जाकिर नाइक। अब पिंड छुड़ा रही है शहबाज सरकार। बताएंगे अब कैसे भी चाहती है कि ये भाषण अधूरा छोड़कर ही वापस पाकिस्तान से चला जाए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे नाक में दम कर दिया इस भगौड़े जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में, और किसने इस बात को उजागर किया है। सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे, वहीं बताएंगे जिसका डर था वही हुआ। श्रीलंका ने ड्रैगन के साथ निभाई दोस्ती, भारत की बढ़ा दी टेंशन। दोस्तों तो वहीं हरियाणा में रिकॉर्ड जीत के बाद राहुल गांधी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किया डायरेक्ट अटैक। बताएंगे जाति का जहर सोने का चम्मच जैसा दे दिया बयान, अच्छे तरीके से घेरा राहुल गांधी को। तो वहीं बताएंगे हरियाणा जम्मू में करारी हार के बाद कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने बड़ी नसीहत दे दी। दोस्तों कह दिया इस रणनीति पर दोबारा सोचने की है जरूरत, अपने ही घर में घिरा कांग्रेस। तो वहीं आपको बताएंगे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महबूबा मुफ्ती का क्यों आभार जताया। उमर अब्दुल्ला ने सीएम बनने के सवाल पर दे दिया ये जवाब। दोस्तों तो वहीं क्या आप भी दशहरा पर घर जाने वाले हैं? अगर दशहरा पर घर जाने वाले हैं तो यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। बताएंगे दोस्तों इस रूट की कौन कौन सी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। दोस्तों इसके साथ खुशखबरी भी है, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर इस भगौड़े जाकिर नाइक को दोबारा पाकिस्तान कभी मत बुलाना। जी हां दोस्तों, जाकिर नाइक के बयानों से झल्लाए पाकिस्तानी जमकर सुनाई खरी खरी। तो उधर शहबाज शरीफ ने भी जाकिर नाइक का पिंड छुड़ाने की कर रही है कोशिश। आपको बता दें भारत के भगौड़े जाकिर नाइक को पाकिस्तान में अपने विवादास्पद बयानों के कारण भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वो शहबाज शरीफ सरकार के न्योते पर पाकिस्तान दौरे पर आया हुआ है। नाइक विवादास्पद बयानों की वजह से उसके कुछ कट्टर अनुयायियों भी ये कहने लगे हैं कि इस्लामाबाद ने उसे देश में आमंत्रित करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो भी एक राज अतिथि के रूप में। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर साद कैसर ने बताया कि जिसने भी जाकिर नाइक को आमंत्रित किया है वो कृपया इसको दोबारा ना बुलाएं, जैसे बुलाया है वैसे ही निकालें। हालांकि PIA एयरलाइंस को जाकिर नाइक से पूरी कीमत मांगनी चाहिए थी। दोस्तों ये वही वाली बात है जो कल की खबर थी। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के एयरलाइंस की बुराई की थी, उसके बाद पाकिस्तानी भड़कते नजर आए हैं। दोस्तों तो वहीं शहबाज शरीफ जाकिर नाइक से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। बता दें जाकिर नाइक यहाँ पर पाकिस्तान में 1 महीने की यात्रा पर है और मात्र कुछ ही दिनों के अंदर पूरे पाकिस्तानियों के नाक में दम कर दिया है। उस दौरान वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में इस्लाम पर तकरीरें कर रहा है। इस दौरान उसकी गलत बयानबाजी और निंदनीय हरकतों के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए वो सिरदर्द बन गया है। अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि तुरंत प्रभाव से जाकिर नाइक पाकिस्तान छोड़कर वापस चला जाए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां पर जिसका डर था वही हुआ। श्रीलंका ने ड्रैगन के साथ निभाई दोस्ती, भारत की बढ़ा दी टेंशन। दोस्तों श्रीलंका में चुनाव के बाद जो सरकार बनी है उसका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भले ही कह चुके हों कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन श्रीलंकाई सरकार ने मंगलवार को चीन के मिलिट्री ट्रेनिंग वाले जहाज को कोलंबो आने की इजाजत दे दी। श्रीलंकाई सरकार ने इस कदम का बचाव किया है। दोस्तों श्रीलंका के नए विदेश मंत्री विजिता हेरात ने इस मामले पर कहा कि ये फैसला देश के कूटनीतिक संबंधों के दायरे में आता है और इस तरह की यात्राओं से कोई खतरा नहीं है। वो चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के ट्रेनिंग वॉरशिप पो लैंग के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जो मंगलवार को कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा था। जी हाँ, आपको बता दें पिछली सरकार ने चीन के किसी भी जहाज पर उस बंदरगाह पर रुकने के लिए बैन लगा दी थी दोस्तों, लेकिन दिशा नाइके इसमें ढील देते नजर आ रहे और खुल्लम खुल्ला चाइना को इन्वाइट कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें जाति का जहर सोने का चम्मच। जी हाँ, हरियाणा में रिकॉर्ड जीत के बाद राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट अटैक। दोस्तों हरियाणा में जीत की हैट्रिक के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि गीता की धरती पर सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई है। सभी समुदायों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीतने की बधाई। भाजपा मत प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। मोदी जी ने आगे कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या ना करे लोग तो उसको ही वोट देंगे, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेसी राहुल गांधी की भी जमकर आलोचना की, उन पर बहुत अच्छे से कटाक्ष किया। मोदी
जी ने कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं वो गरीबी को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को भूलना नहीं है कि ये कांग्रेस ही है जिसने उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी पानी मकान से वंचित रखा। तो वहीं दोस्तों चुनावी नतीजों से भाजपा उत्साहित, लेकिन कांग्रेसी नेता चौंकते दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कह दिया कि तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी लंबी है। जी हाँ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को काम करने का मौका देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता का दिल से आभार। हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है। पार्टी जनता की राय का आकलन कर रही है। अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करने, पूरी जानकारी लेने और तथ्यों की जांच करने के बाद पार्टी की ओर से विस्तृत जवाब दिया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मेहनती कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी है। दोस्तों अभी तक कांग्रेस को यह लग रहा था एग्जिट पोल के बाद कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा हरियाणा से, लेकिन दोस्तों इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस का सफाया होता नजर आया है। कांग्रेस चौंक गई है। कांग्रेस ख्वाबों में जी रही थी, राहुल गांधी ख्वाबों में जी रहे थे, कांग्रेस के सभी नेता ख्वाबों में जी रहे थे, सुनहरे सपने देख रहे थे कि अब तो हरियाणा में उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन जनाधार को कुछ अलग ही पसंद था और उसने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। हरियाणा की जनता ने दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होने वाली है? क्या हरियाणा में सही पार्टी को चुना है? दोस्तों अपनी राय देना आप लोग मत भूलिएगा, लेकिन सच सच बताइएगा दोस्तों, एग्जिट पोल आने के बाद क्या आपका भी मन बदल गया था कि इस बार बीजेपी को कुछ ना कुछ धक्का जरूर लग सकता है हरियाणा में? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठे थे? क्या ऐसा लगा था, आपको फीलिंग आई थी? जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिए, हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें, इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों ने कांग्रेस को नसीहत दी है। कह दिया है कि कांग्रेस को सियासी रणनीति पर दोबारा से सोचने की है आवश्यकता। जी हाँ, इंडिया ब्लॉक के सहयोगी ने आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस को चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है और अप्रोच को बदलने की मांग की है। तो वहीं बता दें, हरियाणा में बीजेपी की जीत पर चौंकते दिखाई दिए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। बता दिया, लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार है और तंत्र की जीत है, यानी कि गैजेट की जीत है। आपको बता दें किसने ये बात कही? दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित और लोक भावना के खिलाफ करार देते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य में तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में हरियाणा के परिणाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। रमेश ने यह भी कहा कि हरियाणा का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जगह जगह से शिकायतें आई है कि इसके बारे में निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जाएगा। दोस्तों अब इस पर चुनाव आयोग भी भड़कता नजर आया है। चुनाव आयोग ने दो टूक कहते हुए कह दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें बेबुनियाद है, बैटरी नतीजों से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान ईवीएम पर उठे सवालों को लेकर आयोग के सूत्रों ने बताया कि ईवीएम की विश्वसनीयता पूरी तरह प्रासंगिक है, इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ संभव नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से बैटरी को लेकर जो शंकाएं उठाई गई हैं वे पूरे तरीके से निराधार है, बेसलेस है। ईवीएम में अल्काइलाइन बैटरी होती है जो खुद चार्ज होती है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कांग्रेसी नेताओं के उन दावों का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें मिली हैं कि 99% बैटरी वाला ईवीएम पर भाजपा जीती, तब की 60 से 70% बैटरी वाले मिशनों पर कांग्रेस जीती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की जीत पर कैसे कांग्रेस बौखला गई है। दोस्तों कैसे वो चौंक गई है कि आखिर बीजेपी जीत कैसे गई, जबकि एग्जिट पोल के नतीजे तो बिल्कुल ही अलग आए थे। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के परिणाम की, जहां पर रिजल्ट से गदगद हुआ उमर अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री मोदी महबूबा मुफ्ती का जताया आभार, सीएम बनने के सवाल पर दिया जवाब। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को बधाई दी। दरअसल विधानसभा चुनाव के परिणाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीती है, इसमें नेका ने 42 सीटें जीती है। जीत के बाद नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद गठबंधन का नेता चुना जाएगा। इसके बाद इंडिया ब्लॉक एलजी के समक्ष जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। उन्होंने कहा कि नेका विधायक दल की बैठक होने दीजिए, इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को जनादेश दिया, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत पर बधाई दी थी। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने बधाई संदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र के साथ रचनात्मक संबंध की आशा रखती है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को निरंतर विकास और सुशासन से लाभ मिल सके। दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत निराश, बांग्लादेश में बदलावों से खुश नहीं। जी हां, मोहम्मद यूनुस का छल का दर्द भाव न देने का इन्होंने लगाया आरोप।
दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि देश में हाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बावजूद ढाका दिल्ली संबंध बहुत घनिष्ठ बने रहने चाहिए और ऐसा होना चाहिए, देशों के हित में है। अर्थशास्त्री यूनुस 8 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मुख्य सलाहकार बने थे। हसीना छात्रों के आंदोलन के बीच 5 अगस्त को देश छोड़कर चली गई थी। उन्होंने कहा कि भारत के बिना आगे बढ़ना हमारा मुश्किल होगा। ये स्वाभाविक है कि हमारे बीच हर क्षेत्र में घनिष्ठ और अच्छे संबंध हो। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं समेत 600 से अधिक लोग मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें चीन ने की तारीफ, कहा हमारे लिए राष्ट्रपति मुर्मू की बधाई महत्वपूर्ण है। जी हाँ, गलवान घाटी तक का भी कर दिया जिक्र। दोस्तों क्या है ये खबर, आपको बता दें चीन ने मंगलवार को कहा कि वो साम्यवादी चाइना PRC की स्थापना की 75वीं सालगिरह पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को लिखे एक पत्र को महत्वपूर्ण मानता है। उसने साथ ही कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ और अस्थिर विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति मुर्मू ने साम्यवादी चीन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर 27 सितंबर को शी जिनपिंग को लिखे पत्र में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण और स्थिर संबंधों की दिशा में काम करें। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन भारत संबंधों पर राष्ट्रपति मुर्मू की टिप्पणी को चीन महत्व देता है। उन्होंने संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा कि हम राष्ट्रपति मुर्मू के पत्र के लिए अपनी ओर से सराहना करते हैं। हम भारत के साथ संवाद बढ़ाने, आपसी विश्वास बढ़ाने तथा चीन भारत संबंधों के सुदृढ़ एवं अस्थिर विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों बता दें SCO सम्मेलन से पहले कोई हरकत ना करे। जी हां, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने इमरान खान की पार्टी को धमका दिया। दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को 2014 का धरना दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिस कारण चीनी राष्ट्रपति को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला है। 1 वर्ष से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान ने अपनी पार्टी से यहां डी चौक पर एक रैली आयोजित करने का आह्वान किया था, जिसके जरिए उनकी रिहाई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग की गई है। राष्ट्रीय राजधानी का डी चौक वही स्थान है जहां PTI ने 2014 में 126 दिनों तक धरना दिया था, जिसके कारण चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को अपनी पाकिस्तान यात्रा स्थगित करनी पड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पहुंचे ताजमहल देखने, पत्नी डायना संग बेंच पर बैठ खिंचवाया रोमांटिक फोटो। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि अपने राजनीतिक कार्यक्रम से थोड़ा फुर्सत के पल बिताने के लिए राष्ट्रपति मुइजू अपनी पत्नी के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे। संगमरमर की इमारत ताजमहल के दीदार की हसरत दुनिया भर के पर्यटकों की रहती है। ताजमहल के दीदार के लिए पर्यटक आम हो या फिर VVIP हो, सब खींचे चले आते हैं और मोहब्बत की निशानी ताज का दीदार करते हैं। इसी बीच आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के आगरा दौरे को लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मालदीव के राष्ट्रपति का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल पहुंचा। मालदीव के राष्ट्रपति के ताजमहल विजिट के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद रखा गया था। तो वहीं दोस्तों ताजमहल घूमते हुए मुस्कुराते नजर आए दोनों मियां बीवी, काफी खुश नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें भारत दौरे के बीच राष्ट्रपति मुइजू पर विपक्ष ने कसा तंज बोल दिया कि कूटनीति झूठ और धोखे से नहीं चल सकती। जी हाँ, मुइजू के विपक्षी दल ने कहा कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि कूटनीति झूठ और धोखे के जरिए नहीं की जा सकती। दोस्तों भारत को लेकर मुइजू के विपक्ष ने करारा जवाब देते हुए क्लियर कह दिया है कि मुइजू सोच रहे थे कि भारत को धोखा देंगे, धोखा देकर के भी अपना काम निकाल सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि झूठ और धोखे से नहीं चल सकता देश। वहीं बता दें अजरबैजान के साथ तुर्की आर्मेनिया संग खुलकर आए भारत और फ्रांस, मिसाइल ड्रोन की ताकत देख घबराए पड़ोसी। दोस्तों आर्मेनिया ने अजरबैजान से दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए हथियार नियंत्रण उपाय को लागू करने की अपील की है। सोमवार को आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के प्रेस सचिव एनी बडालियन ने एक बयान में कहा है कि हमने बार बार प्रस्ताव दिया है, लेकिन अजरबैजान चर्चा से बच रहा है, इसीलिए यह मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान में बीते कई वर्षों से तनातनी चल रही है। तनातनी के बीच दोनों देश अपने हथियार बढ़ाने में लगे हुए हैं। हथियारों की इस होड़ में आर्मेनिया को फ्रांस और भारत से मदद मिल रही है, तो अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की से हथियार मिल रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया ने बार बार अजरबैजान को आपसी हथियार नियंत्रण तंत्र बनाने की पेशकश की है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करते प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। आर्मेनिया की ओर से यह बयान 5 अक्टूबर को अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खान हाजीजादे की टिप्पणियों के बाद आया है। उन्होंने आर्मेनिया के हथियार जुटाने को खतरनाक करार
करार दिया था दोस्तों। वहीं बता दें ब्रिटेन ने रूसी सैनिकों पर लगाए प्रतिबंध, यूक्रेन युद्ध में घातक रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप। जी हाँ, ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को उन रूसी सैनिकों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए हैं जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कथित तौर पर अमानवीय रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि ये कार्रवाई रासायनिक हथियारों के समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जिन पर ये नए प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें रशिया की रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल रक्षा टुकड़ियां और उनके नेता इग्नोर किरिलोव शामिल हैं। साथ ही वहीं आपको बता दें आखिर कौन है डैनियल गोल्ड, जिसने आयरन डोम बनाकर इजराइल को कर दिया अमर। चाहकर भी कोई नहीं मार सकता, चाहकर भी कोई हमला नहीं कर सकता इजराइल पर। जी हाँ दोस्तों, मिडल ईस्ट इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल और मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ दुश्मनी बहुत पुरानी है। इजराइल देश का जब से जन्म हुआ है तब से वो जंग लड़ रहा है। साल 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही उसके आसपास के पड़ोसी देशों से जंग चलती आ रही है। इजराइल अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए कई देशों से भीषण जंग लड़ रहा है। इजराइल एक साथ कई देशों से भी जंग लड़ता है और जीत भी हासिल करता है। यही खासियत है इजराइल की। पूरी दुनिया में इजराइल की ताकत और खौफ के चर्चे होते हैं। आयरन डोम ही वो सुरक्षा कवच है जो हर बार बड़ी सटीकता के साथ इजराइल पर हुए हर हमले को नाकाम कर देता है, जिससे इजराइल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, कोई भारी नुकसान नहीं होता। जी हाँ, इसके सूत्रधार इजरायली रक्षा इंजीनियर डैनियल डैनी गोल्ड है। उन्होंने 1990 के दशक में दूसरे इजराइल युद्ध के बाद ये महसूस किया था कि इजराइल के खतरे की सबसे बड़ी वजह मिसाइल और रॉकेट हमले हैं, जिसके बाद उनके मन में एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने का आइडिया आया, सवाल आया जो लगभग अभेद्य हो। तो वहीं आपको बता दें सफेद सोने के बाजार पर चीन ने जमाया कब्जा, आपूर्ति बढ़ा, वैश्विक कीमत घटा दी, टेंशन में आ गया अमेरिका। दोस्तों, चीन ने सफेद सोना के नाम पर मशहूर लिथियम के बाजार पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। अब इस महत्वपूर्ण खनिज के मार्केट में चीन का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा है। बाजार पर कब्जे के लिए चीन ने लिथियम की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है जिससे उसके प्रतिद्वंदियों के पास बाजार में कोई हिस्सेदारी नहीं है। चीन के इस पैतरे का खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि चीन लिथियम की आपूर्ति बढ़ाकर वैश्विक बाजार में इस महत्वपूर्ण खनिज की बाढ़ ला रहा है। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है और लिथियम की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ रही है। वहीं आपको बता दें जयशंकर जी के दौरे पर श्रीलंका की प्रतिक्रिया, ऋण पुनर्गठन को खत्म करने में उनकी यात्रा महत्वपूर्ण। जी हां, श्रीलंका ने मंगलवार को कहा कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की हालिया यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु बॉन्ड धारकों के साथ अपने ऋण पुनर्गठन को खत्म करने में महत्वपूर्ण थी। कैबिनेट प्रवक्ता और विदेश मामलों के मंत्री विजिता हैरात ने कोलंबो में पत्रकारों से कहा कि भारत ने द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करके इस बात का समर्थन किया है कि ये समझौता ऋण पुनर्गठन में तुलनात्मक उपचार सिद्धांत के अनुकूल है। वहीं बता दें इजराइल ईरान जंग में क्या कूदेगा चाइना, लेबनान को बहुत बड़ी मदद भेजने का कर दिया चीन ने ऐलान। दोस्तों, मिडल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग की आशंका के बीच अब चीन भी इसमें कूदता नजर आ रहा है। चीन की आधिकारिक विदेशी सहायता एजेंसी चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि चीन युद्धग्रस्त लेबनान को आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो वहीं आपको बता दें ब्रजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट पर कसा तंज, कहा जहां जाती है सत्यानाश होता है। पहले कुश्ती का किया और अब कांग्रेस। जी हां, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद रेसलर विनेश फोगाट पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विनेश जहां भी जाती है वहां सत्यानाश होता है। उनका ये बयान उस समय आया जब विनेश ने हरियाणा के जुलाना सीट से चुनाव जीता। बता दें कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा जिले में स्थित नंदनी नगर महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद जब उनसे विनेश फोगाट की जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विनेश जहां भी जाती है वहां सत्यानाश ही होता है। पहले 2 साल में उन्होंने कुश्ती का सत्यानाश किया, अब कांग्रेस का सत्यानाश करेगी। वहीं बता दें हरियाणा में यूं ही नहीं जीती बीजेपी, 1 साल से चल रहा था खेला, सही निशाने पर लगे ये 7 तीर। दोस्तों, सियासी पिच पर बीजेपी की असली तैयारी की शुरुआत तो 1 साल पहले हो चुकी थी। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने करीब 1 साल पहले ही रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। वैसे कहा भी जाता है कि बीजेपी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है। तीसरी बार हरियाणा जीतने के लिए एक कड़ी जोड़ी जा रही थी। इस कड़ी में बीजेपी ने 7 ऐसे फैसले लिए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर दी, जिसमें आखिरी मौके पर सीएम को बदलना, दूसरा जातीय समीकरण के हिसाब से सैनी फिट, नायब सिंह सैनी की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। बीजेपी को लगा कि अगर सैनी पर दाब लगाया जाता है तो हरियाणा में अलग 3 से 4% वोट को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों, दलित वोटर्स को पाले में लाने के लिए खास रणनीति को अपनाना। तो वहीं चौथा, कुमारी सैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने भुनाया। 5वां, अंदरूनी कलह पर लगाम। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ सबसे बड़ा ऐलान छठा ये किया है कि किसान जवान से जुड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं बीजेपी ने, जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए। वहीं दोस्तों बता दें कि हरियाणा के नतीजों से महाराष्ट्र में बढ़ा भाजपा का जोश। कांग्रेसी नेता ने कहा नहीं होगा कोई इसका असर। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने महाराष्ट्र भाजपा के लिए निराश हताश भाजपा कार्यकर्ताओं
को एक नई एनर्जी, न्यू ऊर्जा प्रदान की है। इससे उनका जोश हाई हो गया है, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती कि इसका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई असर होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि हरियाणा के नतीजे ने लोकसभा चुनाव में हार की हताशा से जूझ रहे प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया है। दोस्तों वहीं बता दें, हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत पर राकेश टिकैत का बयान, कहा समझ से परे है राजनीति का मक्कड़ जाल। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि इतनी नाराजगी के बाद भी अगर बीजेपी जीती है तो देश जरूर गड्ढे में जाएगा। हमारी समझ से परे है राजनीति का मकड़ जाल। राकेश टिकैत ने कहा कि देखो, जनता तो वहां नाराज थी भाई सरकार से, इतनी नाराजगी के बाद भी बीजेपी सरकार बन रही है तो भाई देश गड्ढे में जाएगा, ये बिकेगा। पूरा का पूरा किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, ये मकड़ जाल हमारी तो समझ से बाहर है। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने इनडायरेक्टली इस जीत को जनाधार नहीं बताया है। वहीं बता दें, चंपई सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भरी हुंकार, कहा हरियाणा तो झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। साथ ही दोस्तों, दशहरा पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी, एमपी और उत्तर प्रदेश दिल्ली से चलने वाली ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। देश में त्योहारी सीजन को शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं, इस बीच बस, ट्रेन और विमानों में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। एक तरफ जहां फ्लाइट का किराया बढ़ा हुआ है, जबकि बसों में टिकट नहीं मिल रही है, वहीं ट्रेनों में भी टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। इसी बीच रेलवे महानवमी और दशहरे पर घर जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल रेलवे ने पिछले कुछ समय से कई ट्रेनों को कैंसिल किया। अक्टूबर के महीने में भी रेलवे काफी ट्रेनें कैंसिल की गई है। इससे ट्रेन से जाने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बिलासपुर डिवीजन के रेलवे स्टेशन पर नई लाइन को जोड़ी जा रही है। इसके लिए रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है, वहीं कई ट्रेनों के रूट भी बदल दिए हैं। अक्टूबर में इन दिनों रहने वाली है ट्रेन कैंसिल, और कौन कौन सी ट्रेन कैंसिल रहने वाली है उसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, अलग खबर है कि दिवाली पर घर जाने वालों के लिए पश्चिम रेलवे चलाएगा 100 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए 2315 फेरों के साथ 100 से अधिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा मंगलवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कौन कौन इस त्योहार के सीजन में खास करके छठ पूजा और दीपावली पर अपने गाँव जाते हैं, कमेंट में बताना मत भूलिएगा दोस्तों आपका गाँव कहाँ है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।